Jai Shri Ram. I am Dr. Hridesh Srivastava, advocate in High Court Jabalpur. Today we are going to discuss on our fundamental right. It is very important topic because our fundamental right is the right which is conferred by our Indian Constitution. You know, the fundamental right is given by our Constitution. Even Supreme Court is the protector of our fundamental right. संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों का एक महत्वपूर्ण अधिकार है जिसका संरक्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी करता है। आइए अब हम विस्तार से भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को समझने का प्रयास करते हैं। नाउ लुक एट ए ग्लांस ओवर द आर्टिकल number 13 to 35. Our fundamental right is basically described in Indian Constitution from article number 13 to article number 35. भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार वर्णित हैं। सर्वप्रथम फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज आर्टिकल नंबर 13. It is laws inconsistent with or in derogation of the fundamental right. It is very important to understand our fundamental right is subject matter of our Constitution, and it is the foremost right of Indians. No government can neglect it. And what does Article 13 says? Article 13 says that even any law, any rule cannot neglect the fundamental rights. When any rule or any law, if created by government, it is inconsistent with the fundamental right or it is inderogant of the fundamental right, it will be declared void. जब भी भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 13 यह उल्लेखित करता है, जब भी कोई विधि या कोई कानून या नियम किसी सरकार या किसी सरकारी संस्थान या किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा बना लिया जाता है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार का समर्थन नहीं करता है, उसके खिलाफ जाता है, उसको अल्पीकृत करता है, तो उसे शून्य घोषित कर देने वाला अनुच्छेद है, युक्ति है धारा 13 आर्टिकल 13. Now comes in article 14 equality before law. It is very certain, it is very clear. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 संविधान के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता को उल्लेखित करता है। Now come in article 15 prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex or place of birth. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 यह घोषणा करता है कि हम
भारत के नागरिक या भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कोई भी अधिकारिकता रखने वाला जनप्रतिनिधि, सरकार, प्रशासक और व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद या निषेध या भेदभाव नहीं करेगा। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ कम्स आर्टिकल नंबर 16. Article number 16 says equality of opportunity in matter of public employment. It is very important. Whenever any government vacancies published in any newspaper, each and every government or authorities should always remember Article 16. It is very important. Whenever a vacancy of government job comes in existence, it should be designed in such a way that the equality of opportunity should be observed. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी अर्थात लोक नियोजन के अवसर पर समानता को चिन्हित करता है। नाउ वी कम इन द आर्टिकल 17, दैट इज एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत उद्घोषित करता है, अर्थात इसे मत छुओ, ये अछूत है, ये छोटी जात का है, ये शब्द जो शब्द हैं इसे उच्चारित नहीं किया जा सकता। दिस इज द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे संविधान की आत्मा है। देन कम्स आर्टिकल नंबर 18, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। संविधान उपाधियों को नहीं मानता। इन द मिडाइवल इंडिया, व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग ओवर द इंडिया, they were giving some titles, and Article 18 describes that such titles are not valid. अंग्रेज़ों के समय में, ब्रिटिश शासनकाल में कुछ उपाधियां वितरित की जाती थीं। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 18 उन उपाधियों की समाप्ति की उद्घोषणा करता है। नाउ कम्स Article number 19, protection of certain rights regarding freedom of speech, etc. Our Constitution gives us a great right to speech. Whatsoever we can speak, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। नाउ आर्टिकल नंबर 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। It is our constitutional right. No one can be convicted if he is not in order of making any mistake within the limit of law. अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में यह महत्वपूर्ण संरक्षण है,
जिसकी उद्घोषणा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 करता है। नाउ कम्स आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट article. Our constitutional values are very important, and the fundamental right according to article 21 gives us freedom of life and personal liberty. अनुच्छेद 21 घोषणा करता है हमारी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की। Now comes article number 21A, right to education. It should be noted that it was not part of original constitution. Actually, after the amendment 21A was added in our constitution, that's why 21 then 21A. It is right to education. भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार को अभिव्यक्त करता है। यह भारतीय संविधान संशोधन द्वारा बाद में जोड़ा गया, इसलिए 21 के बाद 21 का जोड़ा गया, जो कि एक बच्चे का शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उद्घोषित करता है कि यह भी भारतीय नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। द आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। जनरली पुलिस मेड एन अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस it is protected by law. कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण देने की विधि को अनुच्छेद 22 सजित करता है। नाउ देन आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन of religion. It is our fundamental right related to our belief in any particular religion. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अंतःकरण के धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वाधीनता प्रदान करता है। एंड देन कम्स आर्टिकल 27, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 27 किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वाधीनता प्रदान करता है। देन आर्टिकल 28 कम्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्कशिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28, अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति प्रदान करने में स्वतंत्रता देने के लिए एक अनुच्छेद को उद्घोषित करता है। ये हमारा अनुच्छेद 28 है जो कि संविधान में वर्णित है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों को देने की हमें छूट प्रदान करता है। इस तरह अनुच्छेद 27, 28 ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को उद्घोषित करते हैं। नाउ कम्स आर्टिकल नंबर 25, इट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त। यह भी एक मौलिक अधिकार है।
and Article 30 right of minorities to establish and administrate educational institutions। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार उद्घोषित करता है। एंड नाउ द टर्म कम्स ऑफ सेविंग्स ऑफ द सर्टेन लॉस। 31A savings of the laws providing for accusing of states for accusations of states etc। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 का संपदाओं आदि के अर्जन के उपबंध करने वाली विधियों की अभिव्यक्ति करता है। And now Article 31B validation of certain acts and regulations। 31 खा कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण। And now comes 31C savings of the laws giving effect to certain directive principles। कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों को अभिव्यक्त करता है अनुच्छेद 31 गा। नाउ वी शुड थिंक ओवर द इम्पॉर्टेंट इश्यूज ऑफ सच सेविंग्स। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इन शॉर्ट वी कैन से गवर्नमेंट हैज़ ए राइट for acquisition of any state in public interest। Before this amendment of 31A, 31B and 31C, the right of property was also our fundamental right। But after adding Article 31A, 31B and 31C, the government has amended our right, or we can say government has limitized our right of property। Actually, in short we can say government may take any property from us for welfare and for the interest of public। Suppose you are living in a place where government has planned to make a road, then your house will be taken by the government। This is called the acquisition of your estate or your property। हम हमारी संपदाओं के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 खा और 31 गा के जोड़ने के बाद सीमित रूप में पा सकते हैं। मान लीजिए कि सरकार को कोई रोड बनाना है और वह रोड आपके घर में से होकर गुजरना है, तो सरकार ऐसी स्थिति में जनहित के लिए जो आपके जो घर की जो प्रॉपर्टी है वह आपसे प्राप्त कर ले सकती है। इस तरीके से कहीं ना कहीं सेविंग्स ऑफ सर्टेन लॉस कह सकते हैं कि 31A, 31B एंड 31C ये जो हमारे संविधान में अनुच्छेद या आर्टिकल जुड़े हुए हैं, यह हमारे चल संपत्ति या अचल संपत्ति के रखने के अधिकार को सीमित कर देता है, परंतु इसकी सीमा वहीं से प्रारंभ होती है जहां से राष्ट्रहित शुरू होता है। अर्थात ऐसे कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता जब तक कि कोई बड़ा राष्ट्रीय हित का मुद्दा ना बने, जैसे कि कोई बहुत बड़ी रोड बननी है और रहा सवाल है इसमें कुछ नीति निर्देशक तत्व भी मदद करते हैं, हर्जाना दिया जाता है। खैर ये अभी हमारा विषय नहीं है डिस्कशन का, इस पर हम अलग से कोई वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। नाउ कम्स द आर्टिकल नंबर 32
remedies for enforcement of right conferred by this part। अनुच्छेद 32 वर्णित करता है कि भारतीय संविधान में जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं उन्हें प्रवर्तित कराने के लिए, उन्हें लागू कराने के लिए कुछ उपचार यदि ज़रूरत पड़े तो वह प्रदान कर देता है। नाउ दिस आर्टिकल नंबर 32 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज it has given us the power to go to Supreme Court. Honorable Supreme Court may protect our fundamental right with the right conferred by आर्टिकल नंबर 32। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 32 माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हमारे फंडामेंटल राइट को उपचारित करने के लिए एक महान संस्थान के रूप में कार्यान्वित या क्रियान्वित करने की शक्ति प्रदान करता है। नाउ कम्स आर्टिकल 33, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट conferred by the part in their application to force। इस भाग द्वारा धारा 23, 33 अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। नाउ एनी पावर और एनी राइट is only useful if government protects it। Now it is India, it is a state of democracy, that's why parliament has got a great power with the help of article 33। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को हमारे मौलिक अधिकारों को शक्तिकृत करने, उन्हें स्थापित रखने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। एंड नाउ द इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इज 34। इट इज़ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट्स conferred by this part while martial law is in force in any area। It is very important. It also made our fundamental right limitized when the situation of martial law or presidential rule is created। अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त होती है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन हो जाता है, इन्हें रोक दिया जाता है। Our fundamental right is suspended when the presidential rule or martial law is in force। अर्थात जब राष्ट्रपति शासन लग गया हो, मार्शल लॉ लग गया हो, सेना विधि, सेना का शासन घोषित हो गया हो, ऐसी दशा में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वह सीमित हो जाते हैं, उन्हें थोड़ा सा रोक दिया जाता है, उन्हें पोस्टपोन कर दिया जाता है कि भाई आपका मौलिक अधिकार अभी कुछ दिनों तक सस्पेंड है, रुका हुआ है, आप इसका उपयोग ना करें। एंड देन आर्टिकल 35 legislation to give effect to the provisions of this part, and the article 35 has given a power to create the law to make our fundamental right more powerful, more strong। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 हमारे मौलिक अधिकारों को और अधिक शक्तिकृत बनाने की, प्रभावी विधियों को, प्रभावी उपबंधों को लागू करने, उन्हें प्रभावी बनाने का एक विधान बनाने की शक्ति
प्रदान करता है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ ऑल आवर फंडामेंटल राइट्स। इट इज़ एक्सप्लेन्ड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द आर्टिकल नंबर 13 टू आर्टिकल नंबर 35। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 35 तक फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार वर्णित हैं। आवर फंडामेंटल राइट कैन बी कैटेगराइज इन 6 टाइप्स। हमारे मौलिक अधिकारों को 6 प्रकारों में वर्णित किया जा सकता है। दैट इज राइट टू इक्वलिटी। फर्स्ट, सर्वप्रथम समानता का अधिकार। एंड देन सेकंड इज राइट टू फ्रीडम। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। एंड देन थर्ड वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा है ये। चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। एंड देन फिफ्थ इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। पांचवा जो हमारा मौलिक अधिकार है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। एंड देन सिक्स्थ इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये छठवां अधिकार है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे आर्टिकल 13 से लेके आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल राइट एक्सप्लेन किए गए हैं, उन्हीं को प्रभावी रूप से इन 6 प्रकारों में वर्णित किया जा सकता है। आवर फंडामेंटल राइट्स विच आर डिस्क्राइब्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल नंबर 13 to article number 35, it can be categorized in 6 types what we have just mentioned. Now the discussion is over. इस तरह भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण खंड मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट पर हमने यहाँ महत्वपूर्ण चर्चा की। एक बार पुनः जय श्री राम। आपका अपना विधि सलाहकार, आपका अपना साथी डॉक्टर हृदय श्रीवास्तव, एडवोकेट, अधिवक्ता, हाई कोर्ट जबलपुर। किसी भी प्रकार की सलाह के लिए आप मुझे मेरे मोबाइल नंबर 9425870956 पर व्हाट्सएप मैसेज कर टाइम ले सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।